नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपने जो लास्ट टॉपिक जो था वो था फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा और उसके अंदर अपन ने जो कड़ा कुछ डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद में जो प्रकाशीय जो अभिक्रिया होती थी जिसके अंदर अपने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के बारे में पढ़ा। और आज की जो क्लास है वो फोटोसिंथेसिस का ही सेकंड भाग है, जिसके अंदर अप्रकाशीय जो है डार्क रिएक्शन जो होती है वो उसके अंदर आती है। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ कि क्या होती है ये डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसके अंदर देखो, जो प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट बने थे एटीपी और एनएडीपी H2, ठीक है, उनको यहां पे उपयोग में लिया जाएगा। तो उनको किस प्रकार से उपयोग में लिया जाएगा वो अपन यहां पे देखेंगे। दूसरा पार्ट है जिसको बोलेंगे अपन अप्रकाशीय अप्रकाशीय या डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैकमैन अभिक्रिया। ठीक है, इसको कार्बन स्त्रीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, इसको जैव संश्लेषण भी बोला जाता है। जैव संश्लेषण, इसकी खोज ब्लैकमैन ने की थी। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो कहां संपन्न होती है? वो होती है अपने थैलेकॉइड के अंदर। और ये वाली जो क्रिया है वो कहां संपन्न होती है? वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। कहां पे होती है? ये स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। तो ये बात इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती, इसलिए इसको अप्रकाशीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, CO2 का स्त्रीकरण या अपचयन हेतु आवश्यक ऊर्जा प्रकाशीय अभिक्रिया से बने NADP व ATP के द्वारा मिलती है। ठीक है, तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर जो ATP और NADP जो बना था उसके आधार पे जो है वो क्या मिलती है इनको? ऊर्जा जो होती है वो उससे मिलती है। ठीक है, दूसरा जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसके अंदर जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसके अंदर CO2 का स्त्रीकरण होता है। क्या होता है? CO2 का स्त्रीकरण होता है। ठीक है, अब CO2 के स्त्रीकरण के लिए भी अपने तीन भागों के अंदर इसको बांटा गया। एक तो होता है केल्विन बेसिस चक्र, जिसको बोला जाता है C3 साइकिल। ठीक है, एक जो होता है जिसको H स्केल चक्र या C4 साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये C4 और C3 क्या है तो इसके बारे में अपन देखेंगे कि C3 जो है वो क्या है कि एक स्थायी प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बन के नंबर जो होते हैं वो 3 होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है। और जिसमें कार्बन के नंबर 4 होते हैं उसको C4 साइकिल कहा जाता है। तीसरा जो है जिसको केम बोला जाता है, जिसमें क्रेसुलेशियंस अम्ल उपापचय चक्र या इसको केम चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो चक्र होते हैं। तो पहली चीज, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है? स्ट्रोमा के अंदर। किसने खोजा इसको? ब्लैकमैन ने। ठीक है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। CO2 का क्या होता है? अपचयन होता है या स्त्रीकरण होता है, जिसमें किसकी ऊर्जा? जो प्रकाश में ये अपने को ऊर्जा जो कहां मिली थी? अपने को प्रकाशीय अभिक्रिया से मिली थी। वो ऊर्जा जो होती है वो या उपयोग में होती है। ठीक है, तो ये तीन है। सबसे पहला अपन लेते हैं केल्विन चक्र, C3 साइकिल। अब C3 साइकिल क्या होता है? देखो, केल्विन चक्र जिसको केल्विन बेसन और उसके साथियों ने इसको खोजा गया था। दूसरी बात, इसमें जो है वो रेडियो एक्टिव ट्रेसर का उपयोग तकनीकी को उपयोग में लिया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा ये पता लगाया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 से ही क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये किससे पता लगाया है? ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक से पता लगाया था। और इसमें जो उपयोग किया था वो कार्बन 14 को उपयोग में लिया था। ठीक है, कार्बन 14 का समस्थानिक जो थे उसको उपयोग में लिया था। दूसरी चीज, ये प्रयोग जो था उन्होंने एक सवाल पे किया था जिनका नाम था कोरेला और सिनेडेस्मस।
ठीक है, नामक एक कोशिकीय हरे शैवाल पे किया। तो पहली चीज केल्विन और बेसिन और उसके साथियों ने इसको कहा। अच्छा, 1961 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला गया था। क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, दूसरा इन्होंने रेडियो एक्टिव टेक्निक को यूज किया, कार्बन जो था 14 समस्थानिक का उपयोग किया। ठीक है, फिर एक कोरेरा और सिनेरेसमस जो एक कोशिकीय जीव है उन पे अपना प्रयोग किया। ठीक है, इसमें CO2 का स्वंगीकरण के फलस्वरूप प्रथम स्थायी जो होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है? 3 कार्बन वाला होता है, जिसको बोला जाता है 3 फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, जिसको बोला जाता है PGA। ठीक है, क्या बोला जाता है? 3PGA। ठीक है, पहला स्थायी जो जो उत्पाद बनता है वो कौन सा होता है? PGA होता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया था? ये C3 साइकिल बोला गया था। तो केल्विन और बेंस चक्र क्यों बोला? क्योंकि इसकी खोज इन्होंने की। C3 चक्र क्यों बोलता? क्योंकि 3 कार्बन वाला क्या बनता है? PGA बनता है। ठीक है, तो ये स्थायी प्रोडक्ट होता है। दूसरा है केल्विन बेसिस चक्र के निम्नलिखित चरण। देखो इनके चरण भी है, तो 3 चरणों को इनको मेनली अपन डिवाइड करेंगे। पहला जो चरण है उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलीकरण। दूसरा जो चरण होता है उसको बोलते हैं अपन अपचयन। और तीसरा जो चरण है उनको बोलेंगे अपन पुनर्योजन या पुनरुद्भवन। ये 3 चरण जो है इनमें ये कंप्लीट होता है। पहला कार्बोक्सिलीकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेगी, फिर क्या होगा? फिर अपचयन होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? इसका पुनरुद्भवन होगा। ठीक है, ये किस प्रकार से होगा वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहला एक जो है RUBP। RUBP जो है जिसका नाम है राइबुलोज बाइस फॉस्फेट। क्या नाम है? राइबुलोज बाइस फॉस्फेट। सबसे पहले क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सबसे पहले कौन जोड़ता है इसको? स्थायी ग्राही जो है, ग्राही, प्रथम ग्राही जो है वो कौन है? CO2 का, वो है राइबुलोज 20 फॉस्फेट। ठीक है, सबसे पहले CO2 को ये अपने अंदर जोड़ता है। CO2 जोड़ता है। दूसरी बात, इसमें कार्बन जो होते हैं वो 5 होते हैं। अब CO2 आने के बाद में कार्बन कितने हो गए अपने पास में? 6 हो गए। ठीक है, 5 कार्बन तो ये है और 1 कार्बन जो है वो यहां से आया। ठीक है, तो इसमें जो है वो कितने हो गए कार्बन? 1 कार्बन, और यहाँ पे कितने हो गए? ये 6 कार्बन होते हैं। अच्छा, इसका क्या होता है? कार्बोक्सिलीकरण एक एंजाइम होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम जो होता है, सॉरी राइबुलोज रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वो इनको जोड़ के एक PGA बनाता है। क्या बनाता है? PGA, जो मैंने बताया था। ये इसमें 3 कार्बन है। कितने कार्बन है इसके अंदर? 3 कार्बन है। अच्छा, 3 कार्बन है, इसका मतलब अपने पास में टोटल कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। ठीक है, अब 6 कार्बन में से क्या होगा कि इसके कितने अणु बनेंगे? तो इसके 2 अणु बनेंगे। तो 3 कार्बन वाले के कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? तो वापस कितने कार्बन हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, कितने कार्बन हो जाएंगे? वापस 6 कार्बन हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे क्या हुआ? CO2 जुड़ने के बाद में, RUBP के साथ में जुड़ने के बाद में क्या बनता है? इस टाइप जो है वो 3 कार्बन वाला अणु बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? C3 साइकिल बोला जाता है। ये PGA बनता है। ठीक है, फिर क्या होगा? जब यहां से PGA जो होता है वो कन्वर्ट होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे दूसरा में PGA 20 फॉस्फेट, 1,3 20 फॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पे जो है वो फॉस्फेट काम में आ रहा है। ठीक है, अब 1,3 20 फॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो फॉस्फेट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से ATP जो है वो NAD या ADP के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा खर्च होगी। ऊर्जा यहाँ पे क्या हो रही है? खर्च हो रही है। ठीक है, फिर 1,3-BPG जो है वो उसका क्या होगा? उसका होगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन। तो दूसरा प्रोसेस जो है वो होता है क्या? इसका अपचयन। तो अपचयन होगा तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन हटेगा, और हाइड्रोजन हटने के से
क्या बनेगा, यहाँ पे बन रहा है एल्डिहाइड। क्या बन रहा है, क्योंकि देखो अम्ल होगा उसमें होगा COOH और एल्डिहाइड में होता है CHO। तो एक जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होने पे क्या हो गया, इसका अपक्षय हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसका अपक्षय हो जाएगा। और अपक्षय होने पे क्या होगा, जो NADP जो है, सॉरी NADPH से क्या बन जाएगा, NADP बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NADP। ठीक है, अब यहां पे 1,3 जो PgL है, जिसको बोलेंगे 1,3-20 फॉस्फेट। ठीक है, जो एल्डिहाइड जो बना है, ये आगे चल के इसमें से जो है एक कार्बन वाला ये निकलेगा और ये आगे चल के क्या बनाएगा, टायरोस ग्लूकोज या सुक्रोज शर्करा का निर्माण होता है, जिसको अपन, अच्छा फिर इसका क्या होगा, वापस पुनरुद्भवन होगा। क्या होगा, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में क्या होगा, ये PgL से एक कार्बन तो यहां निकल जाएगा और 5 कार्बन वापस कहां चले जाएंगे और क्या बना देंगे, राइबोलोज 20 फॉस्फेट बना लेंगे। अच्छा, पुनरुद्भवन में भी क्या होगा, ATP से क्या बनेगा, ADP बनेगा। क्या बनेगा, ATP से कितना बनेगा, ADP बनेगा। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, अब देखो ये तो एक साइकिल हुई, तो एक कार्बन आया। अब अपने को पास पता है कि ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, इधर कितने हैं, 6 कार्बन है। तो देखो अपने पास में टोटल ATP जो खर्च हुई है, एक तो हुई है या एक ATP यहाँ पे और 2 ATP यहाँ पे हुई है, यानी टोटल ATP जो हुई है वो कितनी ATP हुई है, 3 ATP हुई है। ठीक है, अच्छा 3 ATP में एक कार्बन आया, तो अपने पास में कितने बार आएंगे, 6 बार। तो कितनी हो गई, टोटल 18 ATP खर्च होती है। NADP जो है वो यहाँ पे कितने हैं, या जो NADP 2 NADP होते हैं। ठीक है, 2 NADP। तो 2 NADPH कितने होंगे अपने, 6 बार, तो कितने होंगे, 12। ठीक है, NADP अपने पास में खर्च होंगे, H खर्च होंगे। ठीक है, तो टोटल जो है वो अपने पास में कितना है, 30 जो अपने खर्च होगा। ठीक है, तो टोटल जो होगा वो कितना होगा, अपने 30 जो होगा वो खर्च होगा। तो ये था अपने राइबोलोज जो है बाइफॉस्फेट के रूप में। तो 3 स्टेप में होता है C3 चक्र, जिसको बोलेंगे केल्विन बेसिन चक्र, जिसके अंदर क्या बनेगी, तो ये 6 बार चक्र चलेगा। तो 6 बार में क्या बनेगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। और उसके लिए 30 जो है वो क्या, ये टोटल एनर्जी जो खर्च होगी, जिसमें 18 ATP है। ठीक है, इसको टोटल तो ऐसे नहीं बोल सकते, 30 अपन 18 ATP है और जो है 12 NADPH जो होंगे वो क्या होंगे, खर्च होंगे। नेक्स्ट है जिसको बोला जाएगा C4 चक्र। देखो C4 और C3 दोनों में क्या अंतर है। C4 चक्र में क्या होता है कि जो CO2 जो आती है, ठीक है, वो जो ग्रहण करेगा वो जो राइबोलोज जो है बाइफॉस्फेट ना करके उसमें करता है, दूसरा जो होता है वो होता है PEP। ठीक है, वो ग्रहण करता है और वो ग्रहण करके एक स्थायी प्रोडक्ट जो बनाता है उसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो बनता है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, C4 चक्र बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हेस स्केल चक्र या C4 चक्र भी कहा जाता है इसको। ठीक है, कैप्रीलॉव ने इसको सबसे पहले किसमें देखा गया था, मक्के पे, और कॉटचॉक ने इसको किसमें देखा था, गन्ने में। किसमें देखा था इसको, गन्ने में देखा था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण संबंधी, ठीक है, करके बताया कि प्रकाश संश्लेषण में अभिक्रिया में CO2 का स्वागीकरण के फलस्वरूप बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला होता है। क्या होता है, इन्होंने क्या बताया,
कि जो प्रथम स्तर यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के बाद में होता है वो कितने कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला होता है। और ये 4 कार्बन वाले का नाम क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको बोला जाता है OAA। क्या बोला जाता है, OAA। एमडी हैश सीआर स्केल, एमडी हैश और सीआर स्केल जो है उन्होंने कैप्रीलॉव और कॉर्चॉव के प्रयोग के निकले परिणाम की पुष्टि की थी। उन्होंने C4 चक्र को पूरे परिपथ की खोज इन्होंने की, किसने, हैश और स्लेक्ट ने। ठीक है, तो इसलिए इसको हैश स्लेक्ट चक्र भी कहा जाता है। इसी कारण इस चक्र को हैश स्लेक्ट चक्र कहा जाता है। C4 चक्र को डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अधिकांश जो एक बीजपत्री पादप जैसे मक्का है, गन्ना है, बाजरा है, इनके अंदर कौन सा चक्र पाया जाता है, ये C4 चक्र पाया जाता है। लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पादप भी है जैसे एमरैंथ है, यूफोर्बिया है, ठीक है, यूफोर्बिया है, ठीक है, इनमें भी C4 चक्र पाया जाता है। अच्छा, C4 चक्र के अंदर क्या खासियत होती है कि C4 चक्र के अंदर उसमें स्पेशल एक संरचना पाई जाती है जिसको क्रेंज स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रेंज स्ट्रक्चर बोला जाता है। जो क्या होता है, क्रेंज स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो संवहनपूल जो होते हैं उनके चारों तरफ पुला आच्छद की कोशिकाएं होती है। क्या होती है, पुला आच्छद की कोशिकाएं होती है, जो कैसी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। कैसी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है। हरित लवक भी उनमें ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो मोटी भित्ति वाली जो होती है, इसी को पूरी संरचना को क्रेंज स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो जिनमें ये क्रेंज स्ट्रक्चर पाया जाता है उनके अंदर कौन सा होता है, C4 साइकिल होती है। कौन सी होती है, C4 साइकिल होती है। तो C4 पादपों की संरचना विशिष्टता होती है। देखो क्या होगी, ये विशिष्ट होंगे। दूसरा है C4 पादपों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मध्योत्तक वाली और दूसरी जो होती है वो पुला आच्छद वाली कोशिका होती है। कौन सी होती है, पुला आच्छद वाली कोशिका होती है। कौन सी, प्रकाश संश्लेषण करने वाली में। तो पण मध्योत्तक कोशिकाओं में पाया जाने वाला हरित लवक का आकार छोटा होता है, ग्रेना इसमें सुविकसित होता है। ये कहां पे मिलता है, ये मध्य उत्तक के मीजोफिल की कोशिकाओं के अंदर मिलता है। लेकिन जो पुला आच्छद की कोशिका है जिनमें संवहनपूल के चारों ओर एक या दो स्तर से घेरे रहती है, ठीक है, पुला आच्छद की कोशिकाओं में संवहनपूल के चारों ओर माला के समान व्यवस्थित होती है और माला के समान इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रेन स्ट्रक्चर बोला जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्रेन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो संवहनपूल के चारों ओर जो है पुला आच्छद की कोशिकाओं का माला जैसे क्या होता है, एक आवरण होता है। उसी संरचनाओं को क्या बोला जाता है, क्रेन स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये किसमें होती है, क्रेन स्ट्रक्चर में होती है। देखो जैसे ये संवहनपूल है, ठीक है, तो यहां पे जो होगी ये वाली जो संरचना है, ये इस तरह की ये संरचनाएं जो होती है जिनको क्या बोला जाएगा, ये क्रेन स्ट्रक्चर होता है। बीच में ये संवहनपूल है, संवहनपूल है और इनके चारों ओर ये पुला आच्छद, पुला आच्छद की कोशिका है। ठीक है, तो इनमें अब देखो, इसलिए पर्णों में पाए जाने वाली इस प्रकार की शारीरिक को क्रेन शारीरिकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, क्रेन शारीरिकी बोला जाता है, क्रेंज। पुला आच्छद की कोशिकाओं में बड़े आकार के पर्ण हरित लवक पाए जाते हैं। ये बात इसकी इंपोर्टेंट, ठीक है, तथा इनमें हरित लवकों में ग्रेना नहीं होता। क्या नहीं होता, ग्रेना नहीं होता। हेलेकॉइड केवल स्ट्रोमा पटलिकाओं के रूप में होता है। हेलेकॉइड भी कैसे होता है, स्ट्रोमा में पटलिकाओं के रूप में, पट्टियों के रूप में होता है। अच्छा, C4 जो होगा वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहां पे होगी, पर्ण मध्य उत्तक में, तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है, पुला आच्छद में होती है। ये बात इसके
इंपॉर्टेंट है कि अभी देखो अब इसमें क्या होगा, थैलेगोइड तो है नहीं, ग्रेनाम, ठीक है, ग्रेना नहीं होते तो ग्रेना नहीं होते तो सीधी सी बात है प्रकाशीय अभिक्रिया का होती है ग्रेना में, तो ग्रेना वाली का होगी वो मन जो मध्य उत्तक होगा उस वाली कोशिका में होगी, और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी वो का होगी उसके पुलाछद वाली कोशिकाओं में होगी, इनमें होगी, ठीक है, क्योंकि इनमें हरितलवक जो पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, बड़े आकार का मिलता है, कैसा मिलता है, बड़े आकार का हरितलवक का मिलता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये है मीजोफिल की सेल, मीजोफिल की सेल है, ठीक है, और ये आपकी बंडल ऑफ सीड है यानी पुलाच्छद कोशिका, ये होती है पुला अच्छद कोशिका, ठीक है, और ये कौन सी है, मीजोफिल मध्य उत्तक कोशिका। सबसे पहले एटमॉस्फेयर से जो CO2 आती है, ये एटमॉस्फेयर से वायुमंडल से जो CO2, तो यहाँ पे कार्बोनेट के आयन होते हैं, किसके आयन होते हैं, कार्बोनेट के, और प्लस इसके साथ में होता है कौन सा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, कौन सा होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड, ठीक है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, इसको लिया जाता है, और लेने के बाद में इसका फिक्सेशन होता है, क्या होता है, इसका स्थिरीकरण होता है, ठीक है, स्थिरीकरण से एक स्थायी यौगिक बनता है जिसका नाम है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आगे चल के किसमें चेंज होता है, मेलेट में, किसमें चेंज हो जाता है, ये मेलेट अम्ल में, ठीक है, ये मेलेट अम्ल जो है ये कितने कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, देखो 4 कार्बन कैसे, 3 कार्बन तो इसके हैं, एक कार्बन ये आया और क्या बन गया, ये 4 कार्बन बन गए, एक कार्बन किससे आया, ये C, इससे 1 वाला आया कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे कार्बोनेट के रूप में आया, और इस ये किसके साथ में जुड़ गया, PEP के साथ में, और क्या बना दिया यहाँ पे ऑक्सिलो एसिडिक, और जो कितने कार्बन का है, C4, इसी के कारण ये प्रथम स्थायी यौगिक बना है, ये प्रथम स्थायी यौगिक बना है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, इसलिए इस साइकिल को कौन सा, C4 चक्र कहा जाता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA के कारण इसको बोला जाता है क्या, ये, अच्छा, OAA अब प्रवेश करता है किसमें, पुलाच्छद की कोशिका में, किसमें करता है, पुलाच्छद में, यहाँ पे मेलेट जो होता है वो उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता था, ध्यान रखना, डीकार्बोक्सिलेशन, अब अपने पास में जो है वो कार्बन की संख्या जो है वो कितनी है, 4 है, ठीक है, मेलेट अम्ल में, इसका क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है, या तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CO2 बनेगी और CO2 चली जाएगी का बाहर, ठीक है, ये केल्विन साइकिल में चली जाएगी, देखो केल्विन साइकिल याद आया करो, C3 साइकिल उसमें चली जाएगी, ठीक है, और यहां पे वापस क्या बनेगा, एक पायरुवेट अम्ल बनेगा, क्या बनेगा, पायरुवेट, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, क्योंकि देखो 4 थे, 4 में से एक जो है वो CO2 के रूप में बाहर चला गया, कितने बचे अपने पास में, 3 बचे, और 3 जो है वो क्या हो गए, वो चले जाएंगे वापस, ट्रांसपोर्ट होंगे, और ट्रांसपोर्ट हो गए वो कहां चले जाएंगे, यहाँ पे रीजनरेशन होगा इसका, और रीजनरेशन होके देखो वापस किस में चले गए, ये चले गए आपके कौन सी कोशिका में, पण मध्योतक की कोशिका के अंदर चले गए, ठीक है, और यहां चले जाने के बाद में जैसे इस कोशिका में आ जाएगा वापस क्या बना देगा, ये PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या होगा, ये ATP की जरूरत पड़ती है, कितने ATP, अच्छा, या ATP सीधा किसमें बदल जाएगा, ठीक है, किसमें बदल जाएगा, या AMP में, AMP का मतलब होता है मोनोफॉस्फेट, ATP का मतलब होता है ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, तो ट्राई का मतलब कितना हुआ, 3 फॉस्फेट थे, अब ये किसमें चेंज हो गया, 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, तो ये 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, ये इसमें खर्च हो गई ATP, ठीक है, यानी 3 ATP 3 कार्बन वाला जो था उसके अंदर इसका रीजनरेशन होके जो पायरुवेट अम्ल बनाता है, कौन सा बनाता है, ये भी कौन सा, भी पायरुवेट एसिड है, ठीक है,
और ये एसिड वापस इसमें चला जाता है और या इसका रीजनरेशन होके क्या बन जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो इस चक्र को देखो, अब ये वापस क्या है, ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहां पे जाएगी, C3, यानी क्या है कि C4 चक्र जो होता है उसके अंदर C3 चक्र भी होगा। ठीक है, C4 चक्र जो है यानी जो अपन जैसे ये ग्लूकोज जो भी बनाएगा, ठीक है, जो बनाएगा ग्लूकोज बनाएगा, शुगर बनाएगा, तो इसके लिए इसके अंदर C3 और C4 दोनों चक्र हो गए, यानी C4 प्लांट के अंदर C4 चक्र भी है और C3 चक्र भी होता है। ठीक है, क्योंकि खाना बनेगा वो तो इससे ही बनेगा, ये तो बीच में एक मीडिया है CO2 को, क्योंकि इसमें स्थायी प्रोडक्ट, उसमें RuBP था, इसमें स्थायी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, स्थायी प्रोडक्ट क्या, सॉरी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले लेने वाला जो है इसमें कौन सा है, PEP है, उसमें कौन सा था, RuBP था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ले रहा है इसको, PEP ले रहा है। ठीक है, तो PEP लेने के बाद में पहला स्थायी यौगिक 4 कार्बन वाला बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, C4 साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो ये है C4 चक्र। नेक्स्ट जो है वो C4 चक्र और C4 चक्र और C4 पादपों की विशेषता क्या होती है। देखो C4 चक्र में अधिकांश कैसे होते हैं, मरुद्भिद पादप होते हैं। कैसे होते हैं, मरुद्भिद पादप होते हैं। अतः इनमें C4 पादप में जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि CO2 की अत्यधिक कम सांद्रता में भी प्रकाश संश्लेषण करने में इनमें क्षमता होती है। यानी कम सांद्रता होगी तो भी ये क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, तो इसका मतलब C4 पार्ट जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण, सॉरी प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ठीक है, C3 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, आ गया वैसे लिखा हुआ, प्रकाश श्वसन नहीं होता है इस कारण से। अच्छा, प्रकाश श्वसन क्या हो, देखो सुनो, जैसे अपन ने पढ़ा था रूबिस्को, सबसे ज्यादा धरती पे मिलने वाला प्रोटीन या एंजाइम जो है वो कौन सा है, रूबिस्को। रूबिस्को दो तरह से काम करता है, एक तो करता है कार्बोक्सिलेज, लेज की तरह काम करता है, दूसरा करता है ऑक्सीजनेज की तरह। अच्छा, अब देखो अगर CO2 और ऑक्सीजन दोनों अगर है, दोनों का अनुपात अगर सेम है, तो ये मोस्ट ऑफ किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा करेगा किससे, इससे। तो ये तब किसके लिए काम करेगा, ये करेगा किसके लिए, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, यानी दोनों प्रकार के एंजाइम की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर CO2 की सांद्रता कम है, सांद्रता कम है और ऑक्सीजन की कैसी है, अधिक है, तब ऑक्सीजन CO2 ना जुड़ के क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन जुड़, तब ये किसका काम करेगा, ऑक्सीजनेज का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, ये ऑक्सीजन। और तब क्या होता है, तब होता है फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जो भी आगे पढ़ेंगे अपन क्या होता है। ठीक है, इन पादपों में, पौधों में C3 पौधों की अपेक्षा 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, उत्पादकता क्या होती है C4 में, C3 से भी ज्यादा होती है। C4 चक्र का प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है, पेप, जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता में भी क्या होता है, ये क्रियाशील रहता है। क्यों, क्योंकि C4 चक्र के अंदर किससे जुड़ा था, सबसे पहला PEP पे जुड़ा था, तो इसके लिए जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, पेप्को, कार्बोक्सिलेज वाला होता है, जोड़ने वाला कार्बोक्सिलेज। ये पौधे कम जल वाले स्थानों पे, उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाए जा सकते हैं। C4 पादप में उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक सफल पादप होते हैं। ठीक है, यानी ये ज्यादा टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो ये होती है C4 पादपों की विशेषता और चक्र की विशेषता। ठीक है, तो उत्पादन भी ज्यादा है इनका। दूसरा, CO2 की कम सांद्रता में भी ये क्या करते हैं, जो है कार्बोक्सिलेशन कर लेंगे। ठीक है, तीसरा, इसमें स्थायी प्रोडक्ट जो होता है वो OA होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो इसमें क्या है कि इसमें उत्पादन ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। ठीक है, कम सांद्रता होगी CO2 की तो भी ये क्या करेंगे, ये सहन कर सकते हैं। तो और मेन चीज, इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, यानी कम सांद्रता होगी तो क्यों, अगर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें रूबिस्को नहीं है, रूबिस्को एंजाइम नहीं है।
रुबिस्को यहाँ पे कौन सा है, पेप्को, ठीक है, ये एंजाइम है इसमें। अब है कुछ अंतर भी है, देखो इन पौधों में केवल C3 पादप, इधर है अपने पास में C4 पादप। इन पौधों में केवल केल्विन चक्र पाया जाता है। अब बताओ इसमें क्या है, इसमें केल्विन चक्र के अतिरिक्त है स्लेक चक्र भी पाया जाता है, यानी C4 और C3 दोनों मिलते हैं इसमें। किनमें, जो C4 है उसके अंदर। इसमें CO2 ग्राही ट्रांस कार्बन वाला कौन सा होता है, RuBP होता है। कौन सा होता है, RuBP। इसमें कौन सा होता है, PEP होता है, 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। ये 3 कार्बन वाला है, वो कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला। इन पौधों में प्रथम स्थायी उत्पादक जो होता है वो PGA होता है। इनमें कौन सा होता है, प्रथम जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, इसमें जो है प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। CO2 का स्थिरीकरण स्तर केवल पर्ण मध्योत्तक की कोशिकाओं में होता है। किसमें, C3 में। इसमें कहां पे मिलेगा, इसमें आपको पर्ण मध्योत्तक की कोशिका में मिलता है, और दूसरा कहां पे मिलता है अपने को, पुलाच्छद की कोशिका में। मेन चीज जो हो रही है वो कहा, दोनों में हो रही है, पुलाच्छद में भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। CO2 का स्थिरीकरण एक बार होता है, इसमें CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। 2 बार हुआ, एक बार तो वही CO2 पहले जुड़ी PEP से, फिर वापस वो CO2 निकली, वो जाएगी C3 में, वहां पे भी जुड़ेगी, तो 2 बार यहाँ पे CO2 का क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण होता है। इन पौधों की पत्तियों में क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती, अर्थात कोशिकाओं में एक ही प्रकार की हरित लवक पाए जाते हैं, इनमें एक ही प्रकार। लेकिन इनमें क्या होगा, इसमें क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, और अर्थात इन कोशिका में 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है। एक में ग्रेना नहीं था, एक में ग्रेना था। कार्बोक्सिलीकरण के लिए इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, रुबिस्को एंजाइम काम करता है, और इसमें कौन सा करता है, रुबिस्को की जगह कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज काम करता है, एवं रुबिस्को दोनों काम करते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो रुबिस्को करेगा C3 में, जब ये वापस C3 से C4 में, C4 से C3 में जाएगा तो, ठीक है। तो PEP तो करता है किसमें, C4 में, और ये किसमें करता है, C3 में, ठीक है, क्योंकि दोनों क्रिया यहाँ पे हो रही है। ये करता है किसमें, C3 में। प्रकाश शोषण अधिक होता है किसमें, C3 पादपों में, लेकिन C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है। इन पौधों में कार्य क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि CO2 का उपयोग जो होता है वो कम होता है, लेकिन इन पौधों में कार्य क्षमता अधिक होती है, क्योंकि CO2 का उपयोग कैसा होता है, अधिक होता है। इन पौधों के लिए अनुकूल टेम्परेचर कितना होता है, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनके लिए कितना होता है, 30 से 45 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करते हैं। तो ये होता है C3 और C4, यानी आपको याद ये रखना है कि C3 जो चक्र है, और ठीक है वो, और C4 चक्र के अंदर ये याद रखना है कि भाई C4 जो चक्र है उसके अंदर C3 चक्र भी क्या है, शामिल है। तो पहले C4 होता है, और वही CO2 जब निकल के कहा जाती है, C4 में जाती है, C3 में जाती है। नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं अपन कैसुलिएशन अम्ल उपापचय क्रिया। अब ये क्या होता है, ये कहां पे मिलता है, ये अपने को मास्लो विथ, क्या मिलेगा अपने को, मास्लो विथ शुष्क वातावरण में जो उगते हैं, किसमें उगते हैं, शुष्क वातावरण में जो उगते हैं उन पौधों में मिलता है। इस क्रिया के अध्ययन में सबसे पहले क्रेसुलेसी कुल में किया था। कहां पे किया था, ये क्रेसुलेसी कुल जो था, इस कारण इस चक्र को कौन सा चक्र बोला जाता है, क्रेसुलियन अम्ल चक्र बोला जाता है, ठीक है। इनकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, मोटी, मांसल, गूदेदार होती है, तथा इनके पर्णरंध्र रात्रि के समय तो खुलते हैं और दिन में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है, यानी रात को रंध्र जो है वो खुलते हैं और दिन को कैसे होता है, ये बंद होते हैं। इस प्रकार के रंध्रों को तिमिर सक्रिय रंध्र कहा जाता है, ये भी याद रखना। स्कॉटो एक्टिव रंध्र, तिमिर,
ये इंपॉर्टेंट, तिमिर रंध्र क्या होता है? जो रात को क्या होते हैं, खुलते हैं, और दिन को क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, उनको तिमिर चक्रीय रंध्र कहा जाता है। रात्रि के समय जब पंख खुले रहते हैं तब CO2 भीतर में प्रवेश करके PP, ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में PEP, जो जिसको बोला जाता है फॉस्फोइनॉल, ठीक है, पायरुविक एसिड द्वारा ग्रहण की जाती है और क्या बनाया जाता है, OAA का निर्माण किया जाता है, जो बाद में किसमें चेंज हो जाता है, मैलिक अम्ल में। तो सबसे पहले क्या हुआ, PP ने CO2 को ग्रहण किया, ठीक है, और वो भी किस समय, रात्रि के समय, ठीक है। तो रात्रि के समय क्या हुआ, इन्होंने ग्रहण किया और CO2 को, और क्या बना लिया, OAA बना लिया, ठीक है। और OAA जो है वो बाद में किसमें चेंज हो गया, मैलिक अम्ल का निर्माण करता है। अच्छा, दिन के समय कार्बनिक अम्लों से, ठीक है, तो ये देखो, ये अपन ने रात के समय, ठीक है, रात के समय में क्या हुआ, PP ने किसको ग्रहण किया, CO2 को ग्रहण किया। CO2 को ग्रहण करने के बाद में क्या बना, OAA बना, जो आगे चल के क्या बना लिया, मैलिक अम्ल बना लिया। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, दिन के समय कार्बनिक अम्लों से CO2 मुक्त होकर, ठीक है, केल्विन चक्र में प्रवेश कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, किसमें, दिन के समय। तो दिन के समय में क्या हुआ, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल से वापस टूट के किसमें बदल गया, ये पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड जो है वो, और यहाँ पे वापस क्या बन गया, CO2 बन गया, ये CO2, और ये CO2 वापस किसमें कर रही है, केल्विन C3 साइकिल में प्रवेश करती है। किसमें करती है, ये C3 साइकिल में प्रवेश करती है, ठीक है। और वापस पायरुविक अम्ल किसमें चेंज हो गया, 3 कार्बन वाले में। ये कितना कार्बन वाला है, देखो यहाँ पे ये जो है 4 कार्बन वाला है, ये भी 4 कार्बन वाला है, ये भी 4 कार्बन वाला है, ये 3 कार्बन वाला, एक कार्बन यहां से निकल गया। अब ये कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, ठीक है। अतः मास्लो बीज पादप में रात्रि के समय मैलिक अम्ल का उपयोग दिन में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में किया जाता है, और दिन में मैलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलीकरण से CO2 निर्मुक्त की जाती है। क्या की जाती है, दिन के समय इनमें जो है वो कार्बोक्सिलीकरण जो है वो मुक्त किया जाएगा, यहाँ पे CO2 को क्या किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, दिन के समय, ये होता है दिन में, तो ये होता है रात में, ठीक है। और यहां से क्या, किसका निर्माण किया जाएगा, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को बनाने में मदद की जाएगी, ठीक है। दूसरा ये चल ही रहा है PUP से स्टार्च, ठीक है, वही राइबोलोज जाएगा, राइबोलोज से वही PGA शुगर बनेगी और स्टार्च, ठीक है, जो आगे चल के ये स्टार्च वापस ऊपर जाएगा, ठीक है, किसके साथ में, PEP के साथ में। CO2 हरित लवक में विस्तृत हो जाता है, हो जाती है, सॉरी, वहां से केल्विन चक्र में प्रवेश करके कार्बोहाइड्रेट में अपचित हो जाती है, किसमें हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। अच्छा, ये तो एक ही बात है, ऐसे ऐसे 6 साइकिल चलेंगे, ठीक है। केम चक्र में रात्रि के समय CO2 का स्थिरीकरण होता है तथा दिन में CO2 का अपचयन द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। तो देखो, दिन में तो होगा शर्करा का अपचयन के द्वारा, और रात में क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी। मास्लो विधि में सूक्ष्म और सूक्ष्म विधि में पादपों में केम चक्र कार्य की अनुकूलन के रूप में होता है। इस चक्र द्वारा पादप बिना जल हानि के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और ये किसमें होता है, एगेव में, अनानास में, ठीक है, युक्का, ठीक है, क्रेसुला, नागफणी और इकाइनोकैक्टस, ठीक है, आदि में केम साइकिल होता है, ठीक है। तो ये होता है केम साइकिल। कोई PEP CO2 ग्रहण करेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, ये बनेगा रात के अंदर, ठीक है। फिर रात के अंदर क्या हो, फिर दिन में क्या होगा, वापस CO2 बाहर निकल जाएगी, ये CO2 जाएगी कहाँ पे, इसके अंदर, ठीक है, और वापस जो होगी वो स्टार्च के रूप में ये बन जाएगा यहाँ पे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अब है प्रकाश संश्लेषण। देखो, जो पहली बात, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? C3 पादपों में होता है। C3 पादपों में क्या होता है कि जब देखो, जो इनके टेम्परेचर 10 से 15 इनके बीच में होता है, तब C3 साइकिल होता है। कई बार क्या होगा, जब ये तो जैसे सर्दियों के अंदर मौसम हो, शीतोष्ण जो कटिबंध में रहते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध वाले जो होते हैं पौधे, उनके अंदर क्या होगा कि भाई जब शीतकालीन जो रहता है, तो उस समय तो क्या होगा, सर्दियों के अंदर तो वो C3 साइकिल चलेगा। लेकिन जब गर्मियों के अंदर जो क्या होगा, एक तो रंध्र बंद रहेंगे, ठीक है, तो रंध्र बंद रहेंगे तो CO2 जो रहेगी उसकी सांद्रता जो होगी वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सांद्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो CO2 की सांद्रता कम होती है और ऑक्सीजन की सांद्रता जब ज्यादा होती है, तब मैंने आपको बताया जो रुबिस्को जो एंजाइम या RUBP जो है, ठीक है, रुबिस्को जो एंजाइम जो है वो क्या करता है, वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम ना करके किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीलेज की तरह काम करेगा। किसकी तरह से काम करेगा, ऑक्सीलेज की तरफ काम करेगा। और वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा क्या, एक तो बनाएगा PGA, ठीक है, जो बनेगा अपने कितने, 3 कार्बन वाला अणु बनाता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है, ये कब होता है, जब CO2 की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, तो उस समय ये होते हैं। हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्यतः श्वसन होता है। क्या होता है, श्वसन होता है, सामान्यतः ये इसमें होगा। इसके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण को प्रकाश श्वसन कहा जाता है। देखो, कार्बन जो पदार्थ है उनके उनका ऑक्सीकरण से होता है, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाएगा, प्रकाश श्वसन कहा जाएगा। इस क्रिया में श्वसन की तरह भोज्य पदार्थों का विघटन होता है, इसमें भी विघटन होता है, CO2 भी मुक्त होती है, परंतु ATP नहीं बनता, ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको नष्टकारी क्रिया भी कहा जाता है, डेस्ट्रॉइड रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रकाश श्वसन की क्रिया में C3 पौधों में मिलती है। पहली बात, किसमें मिलती है प्रकाश, फोटो रेस्पिरेशन किसमें मिलता है, C3 पादपों के अंदर मिलता है। प्रकाश श्वसन की क्रिया में 3 कोशिका इसमें भाग लेती है। ध्यान रखना, कौन कौन सी है 3 कोशिका, एक तो है हरित लवक पहली, दूसरी है पेरोक्सिसोम, ठीक है, और तीसरी कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये 3 जो है प्रकार की कोशिकाएं जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं कौन से हैं, एक तो है हरित लवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। दिन में प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 की अपेक्षा O2 की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, O2 की सांद्रता अधिक होती है, क्यों, क्योंकि तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा, ठीक है, तापमान ज्यादा होगा उस समय। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। कॉटकॉव ने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रयोग किया, किसने किया, कॉटकॉव ने। ऑटो वारबर्ग, ठीक है, 1920 में बताया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर संबंधित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऑक्सीजन की जब अगर बढ़ती है तो। और O2 के इस प्रकार के प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं। तो वारबर्ग प्रभाव क्या है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल अगर हाई है तो सीधी सी बात है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गन एंड बो ने वारबर्ग सिद्धांत को स्पष्टीकरण किया था, इन्होंने इसका स्पष्टीकरण किया था। तो वारबर्ग सिद्धांत क्या है, वारबर्ग सिद्धांत यह है कि अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाती है, संबंधित हो जाती है। देखिए, O2 और CO2 में रुबिस्को के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन होता है। O2 की अधिकता में रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन की अधिकता में रुबिस्को CO2 से नहीं जुड़ के किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। जुड़ना किससे था, रुबिस्को को CO2 से, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है तो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। और क्या बनाता था, अब यहाँ पे बनता है फॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ पे बनता है फॉस्फो
ग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा इसमें? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सीकृत होके फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल, जिसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कितने कार्बन है? इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, अच्छा 2 कार्बन होते हैं। इसमें कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है? यहाँ पे 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, और साथ साथ में एक तो बनता है ये, और दूसरा जो इसके साथ में, ठीक है देखो 5 कार्बन है, तो इसका बंटवारा कैसे करेंगे? इसका बंटवारा करेंगे तो एक और बनेगा जिसके साथ में PgA बनेगा। ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन तो जुड़ी नहीं है, सॉरी CO2 तो जुड़ी नहीं है। CO2 जुड़ती तो ये 6 कार्बन वाला हो जाता। ठीक है, यहाँ पे कौन जुड़ रहा है? यहाँ पे जो है वो कितनी, जो ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो अभी भी ये 5 कार्बन, तो 2 कार्बन वाला क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है, और प्लस क्या बनता है? PgA बनता है। C2 चक्र का अध्ययन, अच्छा इसको C2 चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? C2 चक्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बनता क्या है? C2 चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बनता है फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल या एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बनता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? C2 चक्र कहा जाता है। फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फॉस्फेट हट जाएगा, ग्लाइकोलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, और ग्लाइकोलिक अम्ल हरित लवक में से बाहर निकलकर परऑक्सीसोम में प्रवेश करता है। ठीक है, तो देखो किसमें बदल गया? ये ग्लाइकोलिक अम्ल में, और ग्लाइकोलिक अम्ल किसमें प्रवेश कर गया? परऑक्सीसोम में। किसमें प्रवेश करता है? परऑक्सीसोम में। या इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या बनाता है? ग्लाइको ऑक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ग्लाइको ऑक्सिलिक एसिड बनता है। परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलिक अम्ल पहले ग्लाइको ऑक्सिलिक अम्ल बनाएगा, एवं इसके बाद में ग्लाइसिन बनाता है। क्या बनाता है? ग्लाइसिन में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ग्लाइसिन में परऑक्सीसोम में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, और यही ग्लाइसिन आगे जाके किसमें जाएगा? तीसरे भाग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के 2 अणु ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, सेरीन का एक अणु तथा CO2 तथा अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? CO2 तथा अमोनिया बनाते हैं। ग्लाइसिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक तो CO2 और दूसरा कौन बनाता है? अमोनिया। ये 2 अणु बनाते हैं, CO2 और अमोनिया बनता है सेरीन से। इस क्रिया में ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होती है? मुक्त होती है। प्रकाश शोषण की अभिक्रिया में हरित लवक, परऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों कोशिकाएं एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और इसमें 40% तक क्या होती है? कमी आती है, क्योंकि CO2 जो होती है कम से कम 25% जो CO2 जो होती है वो क्या हो जाती है? एटमोस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है किसके बारे में? क्योंकि CO2 जो होगी वो चली जाएगी एटमोस्फेयर में। ठीक है, और इसमें उत्पादन जो होगा बिल्कुल ना के बराबर होता है, ATP बनती नहीं है। ठीक है, और ये कब होता है? जब आपका ऑक्सीजन का जो सांद्रता है वो कैसी हो? अधिक हो। अब है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से? तो प्रकाश संश्लेषण देखते हैं, तो वातावरणीय क्रिया है, आनुवंशिक कारकों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों में बांटा गया। एक तो है बाह्य कारक, पर्यावरणीय कारक, दूसरा है आंतरिक कारक। क्या है? आंतरिक कारक। चेस ने 1860 में संकल्पना के अनुसार प्रकाश संश्लेषण या अन्य किसी भी कार्य की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के 3 प्रमुख मान हैं। 3 प्रमुख मान, एक तो मान है न्यूनतम मान, कम से कम, दूसरा है श्रेष्ठतम मान, अधिक से अधिक, और एक होता है अधिकतम मान, ज्यादा से ज्यादा। पहला न्यूनतम मान वह बिंदु है जिसे किसी कारक की मात्रा, कोई भी कारक हो सकता है, तापमान हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, CO2 हो सकती है, कोई भी कारक है,
जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती हो, क्या होती है, मेन चीज क्या याद रखना है, आरंभ होती हो, उसे उस कारक का क्या बोलते हैं, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम मान जिसपे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, आरंभ होती है। श्रेष्ठतम मान या अनुकूलन मान या बिंदु किसी भी कारक का वह मात्रा जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो, अधिकतम हो, इसमें क्या याद रखना है, अधिकतम हो, तो श्रेष्ठतम है। ठीक है, अच्छा अधिकतम मान क्या, अधिकतम मान या अधिकतम में किसी भी कारक की वह मात्रा जिसपे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रुक जाती हो, मतलब अगर ज्यादा करेंगे तो एक ऐसे ही भी समय आएगा या स्टेट आएगी जिसके अंदर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ाते प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मान आएगा जहां पे टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, यानी एक लिमिटेड होती है, उससे आगे अपन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो वो जो होती है वो उसको क्या बोलेंगे, अधिकतम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अधिकतम मान कहते हैं। उपरोक्त तीनों अवस्था में प्रदान बिंदु कहते हैं तीनों अवस्थाओं को क्या बोलते हैं, प्रदान बिंदु बोलते हैं। तो पहले न्यूनतम जहां से स्टार्ट होती है, श्रेष्ठतम जहां अधिकतम रहती है, और अधिकतम जहां पे वो रुक जाएगी। ठीक है, ये तीन होते हैं। ये किसने बताया, चेस ने बताया। अब ब्लैकमैन सीमाकारी कारक सिद्धांत, ब्लैकमैन ने सन 1950 में सीमाकारी कारकों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अच्छा, सीमाकारी शब्द का क्या मतलब है कि अगर सपोज मान लो, मैंने अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे 5 ग्राम की जरूरत है, ठीक है, 1 ग्राम डालते ही वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, टोटल अमाउंट कितना है इसका, सिस्टम कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम में CO2 में वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1 ग्राम में क्या हो गया, CO2 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब 1 ग्राम डाले हैं तो 5 ग्राम होते होते जो 5 ग्राम डालेंगे तब तक ये क्रिया बहुत ज्यादा हो जाएगी, उच्चतम एक लेवल पे आ जाएगी, या तो शुरुआत हुई है और यहाँ पे जो होगा वो एक उच्चतम लेवल यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर 5 ग्राम से अधिक कर लेते हैं तो, अगर यहाँ से अपन 5 ग्राम से भी क्या कर लिया, अधिक कर लिया, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या तो अधिकतम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कैसी रहेगी, अधिकतम। ठीक है, यहाँ पे कैसी रहेगी, ये शुरुआत होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, वो स्टार्ट है, वो अधिकतम है, और ये तो CO2 की मात्रा जो है मैक्सिमम कितनी अच्छी है, वो 5 ग्राम है, उससे ज्यादा हुई तो रुक जाएगी। इसी को बोलते हैं क्या, ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। ब्लैकमैन के अनुसार जब किसी क्रिया में कई प्रकार के कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक पर निर्भर करती है। भाई सारे बहुत सारे कारक होते हैं जिसपे इफेक्ट करते हैं, उसमें कौन सा कारक जो है वो सही मात्रा में उपस्थित है और सबसे कम होगा उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि सभी कारकों को निश्चित कर दिया जाए, निश्चित मतलब एकदम कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उसमें से किसी एक कारक का प्रभाव देखा जाए तो जैसे जैसे कारक की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे क्रिया की दर बढ़ती है। शुरुआत में पहले तो बढ़ेगी, परंतु एक अवस्था के बाद क्रिया की दर नहीं बढ़ती है क्योंकि दूसरा कारक इसे बढ़ने नहीं देता है। इसी कारण इसे सीमा कारक सिद्धांत कहते हैं या सीमा कारक फैक्टर कहते हैं। ये दो तरह के बाह्य कारक है। ठीक है, बाह्य कारक में सबसे पहला जैसे प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहला है, सूर्य का जो है वो प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, और निम्नलिखित में से 3 प्रकार के इसमें होते हैं। पहला है प्रकाश का प्रकार कौन सा है, इस दृष्टि प्रकाश में तरंग दैर्ध्य 400 nm से 750 nm तक होता है। ठीक है, और अपने को पता है कि नीले सब लिखा हुआ लाल और नीले प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल और नीले जो होगा उसके अंदर क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रमुख कारण है कि क्लोरोफिल द्वारा इनको अधिक मात्रा में अवशोषण किया। तो पहले बात तो प्रकाश जो आ रहा है वो कौन सा प्रकाश है, उनका जो है वो कितनी वेवलेंथ का आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रकाश का प्रकाश उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इनका वेवलेंथ का आएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होगी, इससे कम ज्यादा हुआ तो क्या होगी, कम होगी। दूसरा है प्रकाश की तीव्रता कैसी है। पौधे द्वारा अवशोषित किए गए प्रकाश सामान्यतः पत्तियों के स्वरूप में व उनके विन्यास पर निर्भर करता है कि पत्तियां किस तरह से लगी हुई है। पत्तियों पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश का कितना 3% भाग ही वो क्या करता है, अवशोषित करता है।
ठीक है, और शेष भाग का पत्तियां क्या करती है, उसका परावर्तन कर देती है। अत्यधिक प्रकाश की तीव्रता होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि नहीं हो पाती। अगर ज्यादा तीव्रता है तो सीधी सी बात है वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अन्य कारक सीमा कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं, तो दूसरे जो कारक होंगे वो सीमा कारक के रूप में क्या करने लग जाएंगे, कार्य करने लग जाते हैं। परंतु अधिक प्रकाश तीव्रता होने पर प्रकाश संश्लेषी कोशिका संघटकों का प्रकाश ऑक्सीकरण हो जाता है, अतः अंत में प्रकाश संश्लेषी के उपकरण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे अगर तीव्रता प्रकाश की ज्यादा हुई तो। इस क्रिया का आपतन या सोलराइजेशन कहा जाता है, यानी ज्यादा तीव्रता के प्रकाश में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषी के जो उपकरण है एपरेटस है वो नष्ट हो जाते हैं, इसको बोला जाता है क्या, आपतन या सोलराइजेशन कहा जाता है। प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि बढ़ने के साथ में प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। सामान्यतः 10 से 12 घंटे प्रकाश की अवधि पौधे के उपलब्ध होती है, उनमें से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्याप्त रूप में होती है। पौधे में सतत प्रकाश के में भी बिना किसी हानि के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्षम है, ठीक है। तो प्रकाश कितने टाइम तक आ रहा है वो डिपेंड करता है, समय उसका कितना है, अवधि पे, प्रकाश की तीव्रता पे, और पहला जो है प्रकाश के प्रकार पे। दृश्य प्रकाश है कौन सा है, दृश्य प्रकाश में कितने लैम्बडा या वेवलेंथ का है। तापमान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तापमान भी विशाल सीमा है। कॉर्निफर्स जो 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि गर्म जल में पाए जाने वाले सेवा जो है वो 75 डिग्री पे भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है। अधिकांश पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो 10 डिग्री से 35 डिग्री तक तेजी से होती है। अगर 35 डिग्री से अधिक होने पर, तापक्रम में अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, परंतु कुछ समय पश्चात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन सा आया, ठीक है, अपन ने पढ़ा था अधिकतम वाला बिंदु, क्योंकि तापक्रम से अधिक बढ़ोतरी होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम कैसे हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे। एवं C3 चक्र में रुबिस्को की C2 के प्रति बंधुता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्या हो जाने लग जाएगा, प्रकाश शोषण होने लग जाएगा। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। वातावरण में CO2 की सांद्रता कितनी होती है, 0.03, ठीक है। वातावरण में जैसे जैसे CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर में कुछ समय तक तो वृद्धि होगी, लेकिन जब तक बढ़ती है जब तक कि अन्य कारक सीमाकारी नहीं हो, ठीक है। कब तक बढ़ेगी, जब तक कोई दूसरे कारक जो है सीमाकारी नहीं हो। प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि CO2 में 1% सांद्रता तक होती है, परंतु इससे अधिक सांद्रता वाले पौधों के लिए विषैली होती है। अगर ज्यादा हो गई तो वो कैसी हो जाएगी, विषैली हो जाएगी। इस विषैले प्रभाव में रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे ज्यादा सांद्रता होने पर, और गैसों का विनिमय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। C3 पादपों में CO2 की सांद्रता 0.05 तक की वृद्धि करने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। इसी प्रकार C4 पादपों में CO2 की दर की सांद्रता में 0.0 तक में वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, इसमें भी बढ़ती है। जल, जल जो है नेक्स्ट जो है वो जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अवयव होता है, और हरे पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण, क्योंकि जल से ही क्या बनती है, वही जली क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में, जो अपन ने पढ़ा था प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था, ठीक है। वैसे यह वापस आ गया। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता जो होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, वो जल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा अवशोषित कुल जल 1% भाग होता है, और आधा आपने बताया था कि ज्यादातर भाग जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन के लिए बाहर चला जाता है, अतः ये के लिए सीमाकारी नहीं होता है। पौधों में जल की अत्यधिक कमी होने पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। जल की कमी होने पर पत्तियां रंध्र क्या कर लेती है, बंद कर लेती है, ठीक है, जिससे CO2 का प्रवेश क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त कार्बोक्सिलेज रुबिस्को एंजाइम मैंने अभी बताया था, जो है उसमें प्रतिस्पर्धा होती है किसको जोड़ने में, CO2 को जोड़ू कि ऑक्सीडेज का काम करूं या कार्बोक्सिलेज का काम करूं। तो इसमें
वो क्या करेगा, इसको संबंधक कर कार्य कर लेगा। अतः ऑक्सीजन C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जगह विपरीत प्रभाव पड़ता है और क्या करने लग जाता है, वो प्रकाश शोषण करने लग जाते हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि होने पर C3 पादपों में कार्बोक्सिलेज रूबिस्को एंजाइम की क्रियाशीलता बदल जाती है और ऑक्सीलेज जीनेज एंजाइम की भांति वो कार्य करने लगता है और जिसके C3 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के स्थान पे क्या हो जाता है, प्रकाश शोषण आरंभ हो जाता है। क्या आरंभ हो जाता है, प्रकाश शोषण आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने बाह्य कारक के बारे में। अब आंतरिक कारक, क्लोरोफिल की मात्रा कितनी है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अति आवश्यक वर्णक होता है क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताया था पांडुरिकता, क्लोरोफिल रहित पत्तियों में युक्त पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यदि अन्य कारक मानक रखे तो प्राय पर्ण में हरित की मात्रा वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, पत्तियों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है। जैसे जैसे अगर आयु बढ़ती है पादप की तो उसमें क्या होती है, क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा है संचित भोजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ बनता है जिसको ग्लूकोज होता है तथा इसका संचय जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। परंतु इन जब पदार्थों का स्थानांतरण की दर धीमी होती है तो इनका जमाव के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी। अच्छा, सीधी सी बात है, अगर इनको आगे सप्लाई नहीं किया गया तो माल बढ़ता रहेगा, माल बढ़ता रहेगा तो उत्पादन वैसे भी कम हो जाएगा। पत्तियों की आंतरिक संरचना, प्रकाश संश्लेषण की दर रंध्रों की संरचना पे, उनकी संख्या पे, उनके खुलने एवं बंद होने पे निर्भर करती है। रंध्रों की संख्या जितनी अधिक होगी और वे जितने ही अधिक अवधि तक खुले रहेंगे, CO2 का प्रवेश उतना ही अधिक होगा और प्रकाश संश्लेषण की दर उतनी ही अधिक होगी। इसके अतिरिक्त मीजोफिल की कोशिका में क्लोरोफिल की व्यवस्था भी प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है कि मीजोफिल की कोशिका की जो है उसमें क्लोरोफिल की व्यवस्था किस प्रकार है। तो ये 3 जो है वो कैसे है, आंतरिक कारक होते हैं और 5 जो है वो कैसे, बाह्य कारक होते हैं। तो ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण को जो है इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास के अंदर जिसमें C3 पढ़ा। ठीक है, C4 पढ़ा, क्रेसुलिन अम्ल का उपापचय पढ़ा। उसके बाद में अपन ने जो है वो प्रकाश शोषण के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये अपनी जो है वो NCERT की बुक है जिसमें 6 से लगाकर कक्षा 10 तक सभी जो है वो क्या है, साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे के MCQ जो है इस बुक के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप इसको खरीद के। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन भी ऑर्डर बुक करवा सकते हो और आप नजदीकी अपने जो बुक स्टोर है वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।